हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम गणित का एक बहुत ही नया और रोचक और जादुई अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। यह कक्षा 10 का अध्याय 8 है। आज की क्लास में हम इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से समझेंगे कि आपको इस टॉपिक के लिए किताब खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, गणित में त्रिकोणमिति कितनी महत्वपूर्ण है, इसे H.F. हर्बर्ट नामक एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने इस प्रकार समझाया था कि उन्होंने कहा था कि गणित की कोई भी और शाखा त्रिकोणमिति की जगह नहीं ले सकती। यह ज्यामिति और बीजगणित के बीच का एक पुल है। आगे चलकर जब आप 11वीं और 12वीं में फिजिक्स या इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति आपके हर कदम पर काम आएगी। सबसे पहले सवाल उठता है कि इसको पढ़ा क्यों जाता है। तो जरा सोचिए, क्या हम कुतुब मीनार के ऊपर जाए बिना, कोई फीता के बिना, क्या इसकी सटीक ऊंचाई का पता लगा सकते हैं? और क्या हम नदी के एक किनारे पर खड़े होकर के इसकी चौड़ाई का पता लगा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। त्रिकोणमिति में एक कोण और सिर्फ एक दूरी ज्ञात होने पर उसकी ऊंचाइयों का और दूरियों का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इसकी भारी भरकम शब्दों का मतलब समझते हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। ये तीन शब्द ट्राई, गॉन और मीट्रॉन से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ होता है, ट्राई का अर्थ होता है तीन, जिसमें ट्राई का अर्थ होता है तीन, गॉन का मतलब होता है भुजा या साइड, और मीट्रॉन का मतलब होता है माप। त्रिकोणमिति में इसका मुख्य मतलब होता है कि त्रिभुज की भुजाएं और उनके कोणों के बीच का अध्ययन करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको जानकर के हैरानी होगी कि त्रिकोणमिति कोई नया विषय नहीं है। यह हजारों साल पहले मिस्र और बेबीलोन के लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था। उस समय के वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरी नापने के लिए करते थे, और आज के समय में भी मोबाइल में के GPS से लेकर वीडियो गेम बनाने तक में इसका इस्तेमाल होता है। तो अब समझते हैं त्रिकोणमिति का विश्लेषण। तो आते हैं इसके सबसे अहम हिस्से पर, समकोण त्रिभुज। ये पूरी त्रिकोणमिति इसी त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसमें से एक 90 डिग्री का कोण होता है। इसके सामने वाली सीधी भुजा, जो कि इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा रहती है, उसको हम कर्ण कहते हैं। इस कोण की हम बात कर रहे होते हैं, उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और इस कोण से जुड़ी हुई भुजा को हम आधार कहते हैं। अब बात आती है त्रिकोणमिति अनुपातों की। तो बच्चों, अब हम त्रिभुज की इन भुजाओं को आपस में भाग देकर कुछ अनुपात बनाते हैं। इन्हें त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कोण अगर A है, साइन के बाजू में A लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक कोण की बात कर रहे हैं हम। और इसके सामने कौन सा भुजा रहेगी? BC, जिसको हम बोलते थे लंब। और जो हमारा सबसे बड़ी भुजा जो हमारे समकोण त्रिभुज के सामने थी, उसको बोलते थे हम कर्ण। तो लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है उसको हम साइन बोलते हैं। इसके बाद हम देखें तो cos A में होता है आधार और कर्ण का अनुपात। हमारा आधार था BA भुजा या AB भुजा, और कर्ण का अनुपात, कर्ण कौन सी भुजा थी हमारी? कर्ण थी हमारी AC भुजा। तो हमारा AB और AC का जो अनुपात रहेगा उसको हम cos A बोलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं tan A, यानी कि जो हमारे कोण के सामने सम्मुख भुजा थी, जिसको हम लंब बोल रहे थे, जिसका नाम था BC, और हमारा जो आधार था AB, इसका जो अनुपात रहेगा उसको हम लंब बोलते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इन तीनों के व्युत्क्रम भी होते हैं, जिसमें साइन A का व्युत्क्रम होता है कोसेक A। मतलब अगर साइन का मतलब लंब बटे कर्ण था, तो कोसेक A का मतलब हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसी तरह हमारा कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। यहाँ एक और बहुत जरूरी ट्रिक याद रखिए, अगर हम साइन को कॉस से भाग देते हैं तो हमको टेन मिल जाता है। मतलब हम साइन A और कॉस A करते हैं तो हमको टेन A मिल जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह साइन और कोसाइन
शब्द कहाँ से आए, इनका इतिहास हमारे भारत से जुड़ा हुआ है। महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने 500 ईस्वी में अपनी पुस्तक आर्यभट्ट इसका उल्लेख किया था। सबसे पहले इसका उपयोग अर्धजया के रूप में किया गया था, जो कि बाद में जया बना, और फिर अरबी अनुवादकों ने इसे जीवा, जिसे लैटिन में साइनस, अंत में अंग्रेजी का साइन बन गया। यहाँ कुछ बातें एकदम गांठ बांध लीजिए। साइन ए में साइन और ए का गुणा नहीं हो रहा है। बिना कोण साइन के कोई मतलब नहीं होता है। मतलब साइन को जब लिखा जाता है तो उसके साथ हमको कोण का मान लिखना पड़ता है, जिसमें साइन जो शब्द है उसके साथ ए उस कोण का मान बताता है। अगर कोण नहीं बनता तो त्रिभुज को चाहे कितना भी बड़ा कर लें, त्रिकोणमितीय अनुपातों का कोई मान नहीं निकलता। कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए किसी भी संख्या को उससे बड़ी संख्या से भाग देने पर उत्तर 1 से कम ही प्राप्त होता है। इसलिए साइन और कॉस का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग क्या होता है। आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय तो पहले पढ़ी होगी। परीक्षा में सवाल कैसे आएंगे, मान लीजिए आपको दिया गया है कि साइन ए बराबर 1/3, अर्थात इसका मतलब हुआ कि लंब 1 गुना और कर्ण 3 गुना है। अब हम अपनी पुरानी दोस्त पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जिसमें कर्ण का स्क्वायर जिसमें कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है, और इससे हम तीसरी भुजा भी निकाल लेंगे। एक बार तीनों भुजाएं मिल जाएं तो आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सारांश आपको याद क्या रखना है, तो आज का सारांश यह है कि इन अनुपातों को याद रखने की एक बहुत ही पुरानी प्रसिद्ध ट्रिक है, जिसको बोलते हैं लाल बट्टे कक्का, जिसमें L का मतलब होता है लंब, A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण होता है। यानी कि L बट्टे K मतलब लंब बट्टे कर्ण, जिसका मान हो जाएगा हमारा साइन, A बट्टे K यानी कि आधार बट्टे कर्ण, जिसका मान हो जाएगा हमारा कॉस, और L बट्टे A मतलब लंब बट्टे आधार, जिसका मतलब हो जाएगा tan। तो त्रिकोणमिति केवल सूत्र नहीं बल्कि भुजाओं और कोणों की भाषा है। तो चलिए आपका आज के लेक्चर में इतना ही देखते हैं। बच्चों, आज जो हमने सीखा हुआ प्रश्नावली 8.1 को हल करने की चाबी है। अगर आपका यह बेस मजबूत हो गया हो तो आगे त्रिकोणमिति आपके लिए एक खेल बन जाएगी। क्या किसी को समकोण त्रिभुज की भुजाएं पहचानने या लाल बटे कक्का में कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछिए। आपको जो कुछ भी डाउट है उसको कमेंट में बताइए हमको, और हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आगे हम जितना भी कोर्स करवाएं आपको सारा का सारा मिलता रहे। चलिए, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।